तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोनिल चैप्टर में। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, चैप्टर कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स में एल्डिहाइड और कीटोन कंसीडर किए जाते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर। चैप्टर कार्बोनाइल के अंदर हमने जो बेसिक पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन, वो पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिजिकल। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक छोटा पोर्शन और सिखा देता हूं, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी हिंदी में इसे बोला जाता है भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल्स। तो कार्बोनाइल्स में हमें क्या सीखना है फिजिकल प्रॉपर्टी में? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला नंबर आता है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था का। कार्बोनाइल्स सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसियस होते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो हैं, जैसे पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड गैसियस होता है, एसीटोन लिक्विड होता है, एसिटल्डिहाइड वॉलेटाइल लिक्विड होता है। तो ये चीजें एग्जामिनर कम इंटरेस्ट लेता है कि इस तरह के सवालों की तरफ वो जाए। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, तो ऐसी चीजों पर एग्जामिनर ज्यादा जाता है। इसीलिए अक्सर जो पहले के चैप्टर्स थे, हमने उनमें भी फिजिकल स्टेट की बात नहीं की। मैं कह रहा हूं यहां पर भी आपको उसको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल हमें क्या देखना है कार्बोनाइल्स में? हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट्स को। बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ज्यादातर मेंबर जो हैं वो लिक्विड है। शुरुआत के 2-3 मेंबर गैसियस मान लो, ज्यादातर मेंबर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? लिक्विड है। लिक्विड है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एक ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने अल्कोहल और हेलो एल्केन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां पर हमें ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंपेयर नहीं करना। यहां पर हमें बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखने वाले अल्कोहल्स से कम होते हैं, जबकि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन एल्केन्स से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने मेंशन किया है। अल्कोहल्स में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आने का कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ, जबकि ईथर और एल्केन में ऐसी बॉन्डिंग कम हो जाती है, नहीं होती है, ना के बराबर है। कार्बोनाइल्स में हम चलें तो कार्बोनाइल्स में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है वीक एसोसिएशन बिकॉज ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जरा ध्यान देना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, पार्शियल पोलरिटी दिखाई दे रही है। पार्शियल पोलरिटी है तो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव और पहले मॉलिक्यूल के नेगेटिव के बीच में ये डीपी डीपी यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज ए वीक इंटरेक्शन कंपेरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन द अल्कोहल। मैंने आपको कमिट किया था, मैंने अल्कोहल चैप्टर में भी ये चीज समझाई है, मैंने एलो एल्केन में भी ये चीज बताई, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कार्बोनाइल की फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको कार्बोनाइल्स का रीजन बताऊंगा। आज आपको मैंने सिखा दिया है, आज आपको मैंने ये बता दिया है कि कार्बोनाइल्स के अंदर ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ईथर और एल्केनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, लेकिन अल्कोहलों से बॉइलिंग पॉइंट कम आते हैं बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर अट्रैक्शन है, वो इसमें नहीं है। तो आई थिंक एक बार इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं तो आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल ले लिया 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फिर 3 कार्बन वाला प्रोपेनेल,
एल्डिहाइड, फिर 3 कार्बन वाला ईथर और उससे भी कम 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, प्रोपेनॉल, प्रोपेनेल, इथाइल मिथाइल ईथर और ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसे कहा जाता है। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये एक एल्कोहल है, ये एक कार्बोनाइल है, ये एक ईथर है और ये एक एल्केन है, और इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये मैंने आपको बता दिया है। बात ये आती है कि बॉइलिंग पॉइंट में कार्बोनाइल्स मिडिल पर हैं, ईथर और एल्केन लोएस्ट पर हैं और अल्कोहल्स हाईएस्ट पर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रीजन आपको पता लग गया। ईथर वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था स्टूडेंट्स कि ईथर के अंदर इस तरह का एसोसिएशन और वीक हो जाता है और एल्केनो में इस तरह का एसोसिएशन है ही नहीं क्योंकि पोलरिटी नहीं है। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन क्या है, ये रहा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आपस में मॉलिक्यूल क्लोजली बाउंडेड होंगे तो बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोनाइल की आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना ही ध्यान रखना होता है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ एग्जांपल जब मैं एक्टिविटी आपको बताऊंगा लास्ट में चैप्टर में तब और आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। किसकी? कार्बोनाइल्स की। क्यों भाई स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको केवल बॉइलिंग पॉइंट का ही ध्यान रखना था, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है कार्बोनाइल वाले चैप्टर में, केवल बॉइलिंग पॉइंट, और वो भी आपको अल्कोहल, ईथर और एल्केन से कंपैरिजन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर मेंबर में बढ़ रहे हो कि भाई ये बताओ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी बढ़ेंगे उनके, है ना, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के अब बारी आती है केमिकल रिएक्शंस की। देखो केमिकल रिएक्शंस में कार्बोनाइल किस तरह की रिएक्शन देगा। तो कार्बोनाइल में एक फंडा तो आपको क्लियर रहना चाहिए। क्या है वो फंडा? कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल नेगेटिव है। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं ओरिजिनल चार्ज स्ट्रक्चर तो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कार्बोनाइल्स के अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्या है वो? एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कौन अटैक करता है स्टूडेंट्स? आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ओवरऑल जो कार्बोनाइल्स होते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं, दे गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction. This is the characteristic reaction of all carbonyl member, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, सारे सदस्य सारे मेंबर इस रिएक्शन को देते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन कार्बोनाइल की आपको सिखाएंगे वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके अलावा कार्बोनाइल्स में आप रिडक्शन भी देखोगे, कार्बोनाइल्स के आप ऑक्सीडेशन भी पढ़ोगे आगे। तो टोटल 3 मेजर रिएक्शंस हो गई, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। और 3 मेजर रिएक्शन होने के बाद आप इसमें 2 से 3 रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन भी पढ़ोगे जो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से होती हैं, जैसे एल्डोल, जैसे कैनिजारो और कुछ अदर रिएक्शंस। और खास तौर पे एल्डोल रिएक्शन जो एनसीईआरटी 12th की किताब में दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कार्बोनाइल वाले चैप्टर की केमिकल रिएक्शन में हमें सीख के चलनी। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो सारे मेंबर देते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसमें होता क्या है। तो एक काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है मैं आपको बता दूं कि कार्बोनाइल्स के साथ जब कोई न्यूक्लियोफाइल को किसी रिएजेंट को डाला जाता है न्यूक्लियोफिलिक को, तो बिकॉज ऑफ दिस पोलरिटी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है तो आप देखोगे कि ये sp2 एक sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। sp2 कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp3 में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। और ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पहले एक टेट्राहेड्रल स्पीशीज बीच में बनती है। आ रहा है समझ में सभी के? न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया और उसके बाद लास्ट स्टेप में कोई प्रोटॉन, जिसको हम एक इलेक्ट्रोफाइल भी मान सकते हैं, ऑक्सीजन माइनस पे अटैच हो जाता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है NuOH, दैट इज द प्रोडक्ट। अब हम Nu लेके चल रहे हैं, अलग अलग तरह के न्यूक्लियोफाइल्स अभी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल में। बस न्यूक्लियोफाइल को आप कार्बोनाइल कार्बन पे जोड़ देना और ऑक्सीजन पे आप प्रोटॉन को जोड़ देना, तो आप देखोगे कि ये बनेगा तो एक तरह का एल्कोहल, लेकिन उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा अभी हम देखने वाले हैं, पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं ना, उस एडिशन बोलने का कारण है कि डबल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़ गए। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे जुड़ा और इलेक्ट्रोफाइल किस पे जुड़ा, ऑक्सीजन पे जुड़ा। देख लो ना, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल H+ जुड़ गया, लेकिन पहले किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसलिए इस एडिशन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। ध्यान रहेगी ये बात, क्लियर है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैंने आप लोगों को सबसे पहले बता दी है मैकेनिज्म। आई थिंक आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी। अभी मैं एग्जांपल्स भी लूंगा इसके, पर इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर को। यहां से सवाल बनता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी जीओसी में भी बता के आता हूं, पर मैं एक बार रिपीट करूंगा इस चीज को। मैं कैसे रिपीट करूंगा देखना कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही कार्बोनाइल होते हैं। एल्डिहाइड्स के अंदर कार्बोनाइल कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोनों के पास दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं। बात करते हैं इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की, तो ध्यान देना रिएक्टिविटी हमेशा स्लो आरडीएस स्टेप में निकाली जाती है, और वो ये स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल यदि कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये वाला जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज्यादा आसानी से होगा, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन की। और ये निर्भर करेगी, ये डिपेंड करेगी कि कार्बोनाइल कार्बन पे दोनों तरफ कौन से ग्रुप अटैच्ड है। इनके स्टीयरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी और इनके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी। स्टीयरिक और इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड करेगी। स्टीयरिक फैक्टर में क्या होता है? रिपल्शन। जितने बड़े साइज का ग्रुप होगा रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होता है? प्लस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही घट जाएगी, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही घट जाएगा। प्लस आई से क्या मतलब समझते हो आप? कार्बोनाइल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आई ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, यानी उसे स्टेबल कर देंगे, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देंगे, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सारे फैक्ट्स, स्टीयरिक फैक्टर भी कीटोन में ज्यादा है, प्लस आई भी कीटोन में ज्यादा है, एल्डिहाइड में स्टीयरिक फैक्टर भी कम है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा होता है, और प्लस आई भी कम है। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को ज्यादा बता रहे हैं, और ऐसा ही होता है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कीटोनों से ज्यादा आती है। पहली बात तो ये क्लियर करो। अब यदि हम मेंबर्स में चले तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स में हम जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ाते चलेंगे, ग्रुप की साइज बढ़ाते चलेंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती चलेगी। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है, एसिटल्डिहाइड उससे कम, और जैसे ही 3 कार्बन की तरफ गए प्रोपेनॉल उससे भी कम रिएक्टिविटी रखता है। एल्डिहाइडों में रिएक्टिविटी का सीक्वेंस अगर हम लेके चले तो बेंजल्डिहाइड सबसे कम रिएक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। प्रोपेनॉल से भी कम रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड की होती है, और उसका कारण जो एनसीईआरटी बता रही है और जो नॉर्मली बुक्स में देखा जाता है वो देखा जाता है, बेंजीन रिंग का साइज भी बड़ा है, स्टीयरिक फैक्टर भी ज्यादा है, और बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट बच्चों प्लस आई से कई गुना ज्यादा होता है, और प्लस आर इस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को कम कर देता है, इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देता है, रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए भी कम कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट आपको 12th की किताब में भी मिल जाएंगे। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी 12th लेवल ही चल रहा है, सीयूईटी में वही पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन अब इतना कॉन्सेप्ट जब एनसीईआरटी दे रहा है तो आपको भी सीख के चलना पड़ेगा। प्लस आर इफेक्ट की वजह से बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी इन तीनों एल्डिहाइड से कम। अब आपने ये भी देख लिया कि भाई एल्डिहाइड्स कीटोनों से ज्यादा है, तो एल्डिहाइड के मेंबर मैंने पहले लिख दिए, और अब बारी आएगी कीटोन वाले मेंबर की। बेंजल्डिहाइड से भी कम रिएक्टिविटी बच्चों एसीटोन की होती है। अब आप कहोगे कि बोले एसीटोन में तो दोनों का प्लस आई ही काम कर रहा है, वहां पर तो बेंजीन रिंग का प्लस आर है, फिर इसकी रिएक्टिविटी कम क्यों हुई, उसकी आनी चाहिए थी। नहीं भैया, स्टीयरिक फैक्टर को भी लेके चलो, 2 मैथिल ग्रुप दोनों तरफ, वहां हाइड्रोजन है, यहाँ स्टीयरिक फैक्टर भी ज्यादा है, एसीटोन की रिएक्टिविटी बेंजल्डिहाइड से कम देखी गई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। और जैसे ही हम आगे के मेंबर पे चलेंगे, एसीटोफिनोन में पीएच आ गया और कम, और बेंजोफिनोन में दोनों तरफ पीएच आ गए और कम। नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूं, वो बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, ये एसीटोफिनोन है, और ये बेंजोफिनोन है। तो नॉमेनक्लेचर में आपको वैसे ही दिक्कत नहीं है। बेंजोफिनोन वाला मेंबर सबसे लास्ट में है, ये वेरी लेस रिएक्टिव होता है इस रिएक्शन के लिए, और इसी की वजह से बेंजोफिनोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अभी मैं आपको सिखा दूंगा, फिलहाल ये रिएक्टिविटी हो चुकी है। आप लोग देख रहे हो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस रिएक्शन के अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ता है, उसके बाद ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल H+ जुड़ जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है जिसका मैकेनिज्म आपने सीखा। इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का सीक्वेंस आपने सीख लिया, उसका कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब लेके चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। एग्जांपल में ऐसा करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ एडिशन। बच्चों ये ध्यान रखना कि जब कार्बोनाइल्स पर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करवाते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड के पास एक पोर्शन है H+ और एक पोर्शन है Cn-। कौन अटैक करेगा पहले? पहले अटैक करेगा Cn-। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगी, Cn- के अटैक करने के बाद Nu- की जगह हम Cn- जोड़ देंगे, O- पे कौन अटैक करेगा आगे जाकर के? H+। जो ये प्रोडक्ट बन के आया, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सायनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? सायनोहाइड्रीन कहते हैं। याद रखना, बस यहां पर ही तो ग्रुप्स चेंज होंगे। यदि यहां पर हमने ले लिया मान लीजिए कोई एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाला साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, और यदि कोई कीटोन ले लिया तो कीटोन वाला साइनोहाइड्रीन बन जाएगा।
हाँ, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। क्लियर? तो साइनोहाइड्रीन HCN के कार्बोनिल पे एडिशन से बनते हैं। ये रिएक्शन कार्बोनाइल के आइडेंटिफिकेशन में काम करती है। यहां कार्बोनाइल का आइडेंटिफिकेशन करना है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा तो साइनोहाइड्रीन बन के आ गया, मतलब कार्बोनाइल है। जब हम बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, उसमें ग्लूकोज भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन बनाता है, क्योंकि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड डाला जाता है, साइनोहाइड्रीन बन के आना मतलब उसके पास एल्डिहाइड है, ये कंफर्म होता है। आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। तो हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रीन बनना आपने सीख लिया, लेकिन इस रिएक्शन को बेंजोफिनॉन नहीं देता। बड़ी बात देखो, बेंजोफिनॉन की वेरी लेस रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ नो रिएक्शन। साइनोहाइड्रीन नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ भी कुछ गड़बड़ है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाती है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कौन से स्टूडेंट्स? बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो बेंजल्डिहाइड के साथ HCN साइनोहाइड्रीन नहीं बनता है, यहां पर भी बेंजोइन कंडेंसेशन हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि बेंजोफिनॉन तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, उसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि बेंजल्डिहाइड में दूसरी रिएक्शन हो जाती है, बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से जानी जाती है। इसलिए बेंजल्डिहाइड के साथ भी साइनोहाइड्रीन मत बना। बाकी मेंबर्स के साथ बहुत आराम से साइनोहाइड्रीन बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई है एडिशन विथ HCN, साइनोहाइड्रीन का बनना। क्लियर? इस रिएक्शन में आप ये देखोगे कि एनसीईआरटी में एक चीज बताई हुई है कि इसके साथ में बेस भी डाला जाता है। बेस क्या करता है? इस प्रोटॉन को खींच के साइनाइड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, फिर लास्ट में एसिडिक मीडियम डाल देते हैं ताकि प्रोटॉन सप्लाई हो जाए। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मैं कह दूं HCN के साथ डायरेक्ट एडिशन, तो अंडरस्टूड है कि वो बेसिक मीडियम में ही करवा रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन का प्रोडक्ट आएगा साइनोहाइड्रीन। ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बताया। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल इसका जो है वो है एडिशन विथ सोडियम बाइसल्फाइट। क्या नाम बोला इसका मैंने? सोडियम बाइसल्फाइट। ये एक प्रकार का सॉल्ट है। सॉल्ट ऐसे है कि Na+HSO3-, और यदि इसको हम ओपन करके लिखे तो ये सॉल्ट बनेगा कुछ OSO2H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन जब कार्बोनाइल से करवाते हैं ना, तो अब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल ये सल्फाइट एनायन है, ये अटैक कर जाएगा। अब मैकेनिज्म वही पूरी सेम वैसी की वैसी चल रही है, और अपने को मिलेगा ये सॉल्ट। अब सॉल्ट ये मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली प्रोटोन एसिडिक है, ये इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगी और सॉल्ट चेंज होके हमें मिलता है यहां पर जो भी हम ले रहे हैं आगे, वॉटएवर एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये एक क्रिस्टलाइन पीपीटी आता है। बाइसल्फाइड का जो एडक्ट आता है ना बच्चों कार्बोनाइल के साथ में, चाहे वो एल्डिहाइड लो चाहे वो कीटोन लो, आप क्या आता है? क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आता है बाइसल्फाइड का सॉल्ट। क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनने का मतलब ये है, एक और आइडेंटिफिकेशन मिल गई कार्बोनाइल कंपाउंड की। किसी भी कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल में हमें फाइंड करना है कि कार्बोनाइल है कि नहीं है, बाइसल्फाइड टेस्ट लगा दीजिए। बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते क्रिस्टलाइन पीपीटी बनना, दैट मींस रिएक्शन हो गई। केस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का केस है और क्रिस्टलाइन पीपीटी बनता है। आगे जब ये हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ेंगे तब भी इसको यूज में लेंगे। फिलहाल ये दूसरा एग्जांपल आपने सीख लिया है। क्लियर? आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस केस में मैंने एक चीज क्लियर कर लेना, इसको दोबारा से करेक्शन कर लेते हैं कि इस केस में आप ओनली एल्डिहाइड लेना। क्या लोगे आप इसमें? ओनली
एल्डिहाइड, क्योंकि दिस रिएक्शन ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स, नॉट बाय कीटोन्स। कीटोनों की लेस रिएक्टिविटी, स्टीयरिक फैक्टर की वजह से ये रिएक्शन कीटोन्स पे ऑब्जर्व नहीं की जाती। तो पहली बात तो ये होगी कि एल्डिहाइड्स बहुत आराम से इस रिएक्शन को देते हैं, कीटोन इस रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आसानी से इसमें क्रिस्टलाइन पीपीटी कीटोनों के साथ नहीं बनता। तो कीटोन का आइडेंटिफिकेशन तो इससे नहीं होगा, एल्डिहाइड का होगा। और एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप आराम से इस टेस्ट को यूज में ले सकते हो, सोडियम बाइसल्फाइड वाला। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देता, जबकि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहे हैं, है ना। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहे हैं, केवल और केवल ये कीटोन बेंजोफिनोन जो है वो इस रिएक्शन को नहीं दे रहा, ये कीटोनों के द्वारा नहीं दी जा रही। तीसरी रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अल्कोहल चैप्टर में बता चुका हूं, डिस्कस्ड इन चैप्टर अल्कोहल। क्योंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बच्चों अल्कोहल बनता है। यह रिएक्शन इतनी वर्सेटाइल है, इस रिएक्शन से आप तीनों तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, कार्बोनाइल्स पर जब RMgX को रिएक्ट कराते हैं तो R- इस पर अटैक करता है, और R- के अटैक करने के बाद हमें इस केस में मिलता है ये, जिस पर आगे हम एसिडिक मीडियम अप्लाई करते हैं और हमें मिल जाता है एक अल्कोहल। सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है इस रिएक्शन की, कि यदि यहां दोनों हाइड्रोजन आएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, यदि एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ले लें तो 2 डिग्री अल्कोहल आएगा, और यदि दोनों एल्काइल ले लें यानी कीटोन ले लें तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बाय यूजिंग द ग्रिग्नार्ड with carbonyl we can prepare the 1 degree 2 degree and 3 degree all type of alcohols। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी यही होती है। ये केस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, क्योंकि इसमें ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक कर रहा है। तो ये 3rd नंबर की रिएक्शन जो आप चैप्टर अल्कोहल में पूरी डिटेल में विद मैकेनिज्म देख चुके हो, आराम से कर लोगे सॉल्व। 4th नंबर की जो रिएक्शन है एडिशन में, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। सब अल्कोहल्स से ही रिएक्ट करवा रहे हैं। तो देखो सुनो मेरी बात, एक बार जरा ध्यान दो, जो स्टूडेंट लाइव क्लास में इस वक्त उपस्थित है, प्रेजेंट है, वो जरा ध्यान देना कि मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि भाई कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और आप बार बार यही चीज कर रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल को आप कार्बोनाइल कार्बन पे जोड़ रहे हो और लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल को आप ऑक्सीजन पे जोड़ रहे हो। नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल एक प्रोटोन है, इसलिए हम अल्कोहल बना के आ रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया बच्चों, साइनाइड माइनस ले लिया, साइनोहाइड्रीन बन गया। दूसरे नंबर पे अपन ने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल जो लिया हमने दूसरे नंबर पे वो बाइसल्फाइड ले लिया, करेक्ट, बाइसल्फाइड ले लिया, सोडियम बाइसल्फाइड ले लिया, ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो बाइसल्फाइड का क्रिस्टलाइन पीपीटी आ गया। तीसरे नंबर पे अपन ने क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड ले लिए, तो ग्रिग्नार्ड का अटैक हो गया। चौथे नंबर पे अपन क्या ले रहे हैं, देखो न्यूक्लियोफाइल, देखना अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन क्या होता है बच्चों, OR-, OR- अटैक करेगा, और H+ वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो Nu- की जगह आप OR जोड़ोगे। आ रहा है ना समझ में केमिस्ट्री। और इसके बाद जो 5वें नंबर की रिएक्शन हम लेंगे, उसमें हम लेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव। ये अब अमोनिया के डेरिवेटिव में ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको जोड़ेंगे और अब आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा,
वो मैं आपको आगे सिखा रहा हूं रिएक्शन में 4th और 5th नंबर पे। वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपके सामने लिए। तो अब और कौन से न्यूक्लियोफाइल थे जो नहीं लिए? अरे भाई हमने वाटर नहीं लिया, हाइड्रोक्साइड नहीं लिया हमने, है ना। हमने सल्फर वाले न्यूक्लियोफाइल्स यूज में नहीं लिए, फास्फोरस वाले नहीं लिए, ये वाले न्यूक्लियोफाइल्स के साथ इसके केस है ही नहीं, रिएक्शन सही नहीं, तो इनको रहने दिया। बाकी के ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफाइल्स तो आ गए ना हमारे सामने। क्लियर है? तो देखो चलते हैं रिएक्शन विद एल्कोहल में। तो एल्कोहलों के साथ रिएक्शन जब कार्बोनाइल की करवाते हैं, ध्यान देना, एल्कोहलों के साथ जब रिएक्शन, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम से ये फायदा मिलता है कि एसिडिक मीडियम जो है वो कार्बोनाइल को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट किया? ये जो लोन पेयर ऑफ कार्बोनाइल ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये OH प्लस बनते ही एक्टिवेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और उसके बाद ये वाला पोर्शन OR माइनस ये अटैक कर जाता है। जैसे ही अटैक, क्योंकि H प्लस इसका निकल जाएगा, OR माइनस इस पे अटैक कर जाएगा। जैसे ही अटैक किया ये बन गया, एक तरफ ईथर एक तरफ एल्कोहल, ये बन के आया एक तरफ ईथर एक तरफ एल्कोहल। यदि ये हम एल्डिहाइड वाले कार्बोनाइल से ला रहे हैं तो इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हेमी एसीटेल। इस नाम को याद रखना, कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में फिर काम आएगा। ये हेमी एसीटेल क्या है भाई? एसीटेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का एक हाइड्रोक्सी और एक ईथर एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं हेमी एसीटेल। पर ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, दोबारा से एसिडिक मीडियम में ये अल्कोहल एक्टिवेट होता है और एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का OR माइनस इस पर देके इसे निकाल देता है लिविंग ग्रुप को। तो फाइनली ये रिएक्शन कहां जाके रुकी? डबल ईथर पे, और एक ही कार्बन पे डबल ईथर, इसे बोला जाता है एसीटल। क्योंकि ये एल्डिहाइड का ईथर बना है इसलिए इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एसीटल। अगर ये कीटोन का डबल ईथर बनता तो इसे क्या बोलते? कीटल। जैसे कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन में आपके सामने लिखता हूं एग्जांपल, मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में दोनों तरफ R जोड़ दिए तो ये क्या बन गया? कीटोन। कीटोन पर इस रिएक्शन को देखो कैसे दिखाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के काम आएंगे, एक कार्बन पे दो ईथर जुड़ जाएंगे। जरा एक बार आप पीछे इस रिएक्शन को दोबारा से देखो, कार्बोनाइल पे पहले OR अटैक करता है, एक OR एक OH हेमी एसीटेल बनता है, वापस से डिहाइड्रेशन H2O निकल के दोबारा अल्कोहल अटैक करके डबल ईथर बना देता है, एसीटेल बना देता है। कीटोन से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? कीटेल कहते हैं। एसीटेल एंड कीटेल आर द प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल। एसीटेल एंड कीटेल्स आर द PG यानी कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्या मतलब है? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कार्बोनाइल को। आपको क्या करना होता है? आप कार्बोनाइल की रिएक्शन एल्कोहलों से करा के कीटेल बना लो। कार्बोनाइल को रिएक्ट नहीं करवाना आपको, तो आप कीटेल या एसीटेल बना लो, क्योंकि कीटेल और एसीटेल जो है वो ईथर है, ईथर साल लेस रिएक्टिव, इनमें पोलरिटी नहीं होती, फिर ये रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट हो गए ये पूरी तरह से। अब आप कहोगे कि सर हमने बोले इनको प्रोटेक्ट करके ये बना लिया, तो हम उसको वापस कैसे लाएंगे? आगे सिंपली हाइड्रोलाइसिस करा दो इनका, दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कराते हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? वापस से वही कीटोन मिल जाएगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते वापस क्या बन जाएगा इससे?
कार्बोनाइल बन जाएगा। ये प्रोटेक्ट कर लिया हमने। जब कभी कार्बोनाइल को हमें रोकना है, हमें रिएक्ट नहीं कराना कंपाउंड में, हमें कार्बोनाइल को रिएक्ट नहीं कराना, उसे वैसा का वैसा रखना है, और हमने रिएजेंट डाल दिया, किसी दूसरे पे रिएक्शन करा रहे हैं हम, कार्बोनाइल पे नहीं करानी, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेना पड़ेगा। ऐसा ग्रुप लोगे जो रिएक्शन नहीं करता, रिएजेंट के प्रति लेस रिएक्टिव है। वो कौन है? एसीटेल कीटेल है, क्योंकि ये ईथर है, लेस रिएक्टिव होते हैं। आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब रिएक्शन नहीं होगी, और वापस आप इसे पाना चाहते हो, वापस आप इसे लाना चाहते हो, वापस हाइड्रोलाइसिस करा दो, ये वापस बन जाएगा। तो समझ में आया कुछ? ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप मेथोडोलॉजी क्या होती है, यही बताने के लिए ये मेथड यूज में लिया था स्टूडेंट्स अपन ने। क्लियर? तो अल्कोहलों से रिएक्शन करके एल्डिहाइड से बनता है एसीटेल, बीच में एमी एसीटेल जरूर बन रहा है। ये एमी एसीटेल आपके कार्बोहाइड्रेट में फिर काम आएगा, इसे ध्यान रखना। बेटा आशुतोष, आपके पास तो आवाज ही नहीं पहुंच रही होगी। आशुतोष, चलिए लास्ट रिएक्शन आपको बताते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर। वो कौन सी है? वो है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। कौन सी रिएक्शन है ये लास्ट वाली? रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अब इसमें अटैक करने वाला अमोनिया का डेरिवेटिव होगा। तो एक बात समझ लो पहले तो, देखो कि अमोनिया डेरिवेटिव से क्या मतलब है, देखना समझना। इसे ऐसे दिखाते हैं, पर अमोनिया क्या होता है? अमोनिया में NH3 होता है। तो इसका मतलब जब जेड हाइड्रोजन लगा दे तो अमोनिया बन गया। जेड यदि हम एल्किल लगा दे तो एमीन बन गया। जेड यदि हम OH लगा दे हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा। तो ये जितने भी अलग अलग ग्रुप हम जेड जोड़ेंगे, अमोनिया यानी ये NH2 ग्रुप जहां आ गया, समझ लो यही अटैक करने वाला है। और मैं तो कहता हूं इसको आप डायरेक्टली याद रखो कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब भी रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में, तो H2O निकल जाता है, और H2O निकल के सीधा मिलता है ये प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में यदि जेड ले लें हम अमोनिया, सॉरी H, यानी ये पूरा रिएजेंट अमोनिया है, तो केस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NH। इसे कहते हैं इमीन। यदि इस रिएक्शन में हमने R ले लिया तो H की जगह R आ जाएगा। पर इस रिएक्शन में यदि हमने ले लिया हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल OH को, एमीन NH2 को कहते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से तो देखो करना क्या है, H2O निकालना है, जेड को वैसा का वैसा जोड़ देना। ये क्या बन के आया? ये बना ऑक्साइन। और जब इस रिएक्शन के अंदर दोनों NH2 ले ले तो एक का H2 जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और अब बनेगा हाइड्रेजोन। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेजोन कहते हैं। और जब यही रिएक्शन फिनाइल के हाइड्रेजीन से करवाते हैं तो ये टेस्ट बन जाता है कार्बोनाइल का 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन टेस्ट। आप लेबोरेटरी में करवाते हो, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, फेनिल हाइड्रेजोन बनता है। अब आप कहोगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आई मैकेनिज्म, क्योंकि हम तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ रहे हैं, आपने तो सीधे H2O को निकाल दिया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं
कि मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यही था कि कार्बोनाइल से डायरेक्ट H2O कभी नहीं निकलेगा। अमोनिया का जो डेरिवेटिव आपने लिया है वो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद अपने को ये मिलेगा, मीडियम एसिडिक चल रहा है, एसिडिक मीडियम के अंदर यहां से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, H2O निकल जाएगा और वो लोन पेयर इसे ड्राइव कर रहे हैं और ये यहां तक पहुंच गया और लास्ट में यहां से H+ निकल गया। तो प्रोडक्ट तो वही आना है जो H2O डायरेक्ट निकाल के हम बना रहे थे, पीछे देखना। लेकिन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रहा है बच्चों, देख लो। ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन वाले कंपाउंड बहुत अच्छे बेस भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एडिशन हुआ, एसिडिक मीडियम में H2O निकला और ये वाले लॉन पेयर से यहां स्टेबिलिटी मिल गई कैटायन को, लास्ट में प्रोटॉन निकल के नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, प्रोडक्ट आ गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म का ही केस था बच्चों। ये आप पढ़ रहे हो केमिकल रिएक्शन, आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना स्टार्ट किया, उसके एग्जांपल देख रहे हो, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड, अल्कोहल और लास्ट में अमोनिया डेरिवेटिव के एग्जांपल। एनसीईआरटी में एक लिस्ट बनाई हुई है बुक के अंदर, लिस्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने उसमें से छांट के आपको बता दी। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या बन रहा है। ये बातचीत हो चुकी है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन की, और ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। ये हमने कंप्लीट कर लिया है किसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को इसमें दूसरे नंबर की जो रिएक्शन बताने वाला हूं, बी, वो है रिडक्शन। अपचयन कहते हैं हिंदी में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कॉमन और पॉपुलर रिएक्शन है, सबसे ज्यादा यही देखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या कार्बोनाइल का रिडक्शन भी करवाया जा सकता है? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं कह रहा मैं, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कार्बोनाइल पे यदि हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 तरह की प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यदि 2 हाइड्रोजन जोड़ दें तो अल्कोहल बनेगा, और यदि 4 हाइड्रोजन जोड़ें तो अल्कोहलों में से OH निकलता हुआ एल्केन भी बन के आ सकता है। यहीं पर लिस्ट आउट कर लो ना, क्या दिक्कत है? कार्बोनिल से यदि अल्कोहल बनाना है तो एजेंट यानी कि रिएजेंट लिए जाते हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, we have discussed in the chapter alcohol, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बस ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। जबकि यदि आपको कार्बोनिल से सीधा एल्केन बनाना है, रिडक्शन ही है एक तरह का, ये इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, अल्कोहल बन गया, इस अल्कोहल में से H2O निकलता हुआ फिर H जुड़ जाए तो एल्केन बनेगा, यानी आगे और रिडक्शन। ये काम या तो क्लीमेंशन रिडक्शन से हो सकता है। क्लीमेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन। क्लीमेंशन का रिएजेंट लिया जाता है जिंक अमलगम के साथ कॉन्संट्रेटेड HCl। तो जब कार्बोनाइल पे आपको ये दिख जाए, समझ जाना क्लीमेंशन रिडक्शन का केस है, एल्केन बना देना। या फिर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर के अंदर जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रेजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH। ये भी 2 स्टेप में है, ये भी 2 स्टेप में है। हाइड्रेजीन के साथ बेस डालेंगे,
तो वॉल्फ किश्नर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा कार्बोनाइल। जिंक अमलगम के साथ एसिड डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड है, तो भी प्रोडक्ट सेम बनेगा एल्केन, लेकिन उसका नाम क्लीवेंशन है, इसका नाम वॉल्फ किश्नर है। और बच्चों आपसे तो ये रिएक्शन का नाम ही पूछ लेगा वो, और कुछ नहीं है तो आपसे केवल और केवल रिएक्शन का नाम पूछ लेगा। कि जैसे आपसे कीटोन पे रिएक्शन करवा दी जिंक अमलगम HCl डाल के, और उसने बना दिया ये एल्केन, और पूछ लिया कि इस रिएक्शन का नाम बताइए, तो जिंक अमलगम HCl को देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए आपको क्या, क्लीवेंशन। जबकि हाइड्रोजन और KOH को देखते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए क्या, वॉल्फ किश्नर। और इनके साथ में नेम्ड रिएक्शन नहीं है, तो इनके साथ में वो केस जब डालेगा तो उस केस में वो सीधा एरो पर लिख के देगा ये, और आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सच केस। ऐसा केस तो मैं आप लोगों को एक्टिविटी में अल्कोहल के चैप्टर के बाद करवा भी चुका हूं, आप उस वीडियो को चेक कर लेना आराम से। बस ये वाली चीज हमारे सामने नहीं आई थी कि एल्केन हमें बनाना है रिडक्शन से, तो उसके लिए हम क्लीवेंशन या वॉल्फ किश्नर को यूज में लेते हैं। आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। ये रिडक्शन इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन और जो आगे की रिएक्शंस है वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद ऑक्सीडेशन और एल्डोल वाली रिएक्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।